दोस्तों बॉलीवुड पोल खोल के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। और भाई साहब, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो, घंटी नहीं दबाई तो जरूर दबा दो। देखो, आप घंटी नहीं दबाओगे तो आपको नहीं पता चलेगा जब मैं नया वीडियो डालूंगा। आज इस वीडियो में कुछ ऐसी जबरदस्त खबरें हैं जिनको सुनकर आपका दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा, आप मोर की तरह नाचने लगोगे। भाई साहब, टी सीरीज की मालकिन दिव्या खोसला कुमार और करण जौहर के बीच में बहुत बड़ा झगड़ा हो गया है। अब आप कहेंगे कि भाई इन दोनों का एक दूसरे से क्या लेना देना है, ये दोनों क्यों लड़ पड़े हैं। एक्चुअली इसी फ्राइडे को आलिया भट्ट की फिल्म जिगरा रिलीज हुई है, जिसको प्रोड्यूस किया है करण जौहर ने। यह फिल्म एक इंग्लिश फिल्म की कॉपी है जिसका नाम है नेक्स्ट 3 डेज। कुछ महीनों पहले दिव्या खोसला कुमार की फिल्म रिलीज हुई थी जिसमें उनके साथ थे अनिल कपूर और उस फिल्म का नाम था सैवी। और वो फिल्म इसी इंग्लिश फिल्म की ऑफिशियल रीमेक थी, यानी कि फिल्म सैवी के निर्माता मुकेश भट्ट साहब ने नेक्स्ट 3 डेज के राइट्स लिए थे हिंदी में बनाने के लिए 4 करोड़ में। तो जहां दिव्या खोसला कुमार ने अपनी फिल्म सैवी को ऑफिशियल रीमेक बताया था नेक्स्ट 3 डेज का, वहीं आलिया भट्ट ने बिना कोई राइट्स लिए, बिना कुछ खर्चा किए उसी फिल्म की कहानी पर अपनी फिल्म बना दी जिगरा। बस यही वजह है इन दोनों की लड़ाई की। जिगरा फिल्म फ्राइडे को रिलीज हुई थी। सैटरडे को दिव्या खोसला कुमार ने एक पोस्ट किया इंस्टा पर और उसने कहा कि मैं इस फिल्म को देखने एक थिएटर में गई थी और मैंने पाया कि पूरा थिएटर खाली था, वहां कोई भी इस फिल्म को देखने के लिए नहीं आया था। तो जो पहले दिन का बिजनेस दिया गया है तकरीबन 5 करोड़ रुपए, वो कहां से आए हैं। इसका मतलब यह है कि आलिया भट्ट ने खुद ही टिकट्स खरीदे हैं और खुद ही फेक कलेक्शंस दिए हैं। अब अगर दिव्या ने आलिया और करण जौहर पर यह इल्जाम लगाया था कि भाई उन्होंने अपनी फिल्म के टिकट्स खुद ही खरीदे हैं फेक कलेक्शंस देने के लिए, तो जाहिर सी बात है करण जौहर को रिप्लाई तो करना ही था। करण जौहर ने अपने इंस्टा पर एक पोस्ट डाला और उसमें लिखा कि मैं बेवकूफ लोगों को कुछ भी रिप्लाई नहीं देना चाहता, मैं ऐसे लोगों को रिप्लाई नहीं करना चाहता जो डिजर्व ही ना करते हो। जब दिव्या ने ये पोस्ट देखा तो जाहिर सी बात है उसको और गुस्सा आ गया और उसने फिर एक और पोस्ट किया और दिव्या ने उस पोस्ट में लिखा कि जो लोग चोर होते हैं, जो लोग मक्कार होते हैं, उनके पास इसके अलावा कोई चारा भी नहीं कि वो चुप रहे। वो क्या बोलेंगे जब उनके पास कुछ कहने के लिए है ही नहीं, जबकि वो चोर है, मक्कार है, फ्रॉड है। अब समझने वाली बात यह है कि ये दोनों ही बहुत बड़े लोग हैं। जहां करण जौहर धर्मा प्रोडक्शन का मालिक है, वहीं दिव्या टी सीरीज की मालिक है, तो दोनों में कोई भी एक दूसरे से कम नहीं है। अब देखने वाली बात यह होगी कि झगड़ा कहां तक जाएगा और आगे इस झगड़े में क्या क्या होगा। आज समझ रहे हो ना, मुझे तो फुल मजा आ रहा है, मुझे कोई दिक्कत नहीं अगर ये लड़ रहे हैं तो। दोस्तों, दशहरे का दिन था, पूरे हिंदुस्तान में रावण को जलाया जा रहा था, पटाखेबाजी चल रही थी और इसी दौरान मुंबई में एक बहुत बड़ी घटना हो गई। मुंबई में एक बहुत फेमस पॉलिटिशियन था जिसका नाम था बाबा सिद्दीकी। जब पटाखे फोड़े जा रहे थे, पटाखेबाजी हो रही थी, उसी वक्त 3 लोग कहीं बाबा सिद्दीकी के पास आए और उन्होंने बाबा सिद्दीकी को मार दी। बताया जाता है कि बाबा को 3 गोलियां लगी थी और वो वहीं मर गया था। उसके बाद उसको हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया और हॉस्पिटल में जाने के बाद हॉस्पिटल ने डिक्लेयर कर दिया कि भाई ये आदमी मर चुका है। अब हंगामा मचने की वजह यह है कि बाबा बहुत ही क्लोज फ्रेंड था SRK और सलमान का, तो जाहिर सी बात है मीडिया में छाया रहता था, वो कुछ ना कुछ ऐसा करता रहता था कि न्यूज में बना रहता था। अब डिस्कशन ये चल रहा है कि भाई किसी ने बाबा के साथ ऐसा क्यों किया, बाबा को खत्म क्यों किया गया। मैं आपको ये बता दूं कि 2013 में बाबा का डी कंपनी के साथ कुछ झगड़ा हो गया था। डी कंपनी ने 2013 में बाबा को धमकी दी थी। बाबा ने ऑफिशियली मुंबई पुलिस में एक कंप्लेंट की थी और उसके बाद मुंबई पुलिस ने बाबा को सिक्योरिटी दे दी थी, यानी कि यह बात तकरीबन 10 साल पहले की है। झगड़ा यह था कि बाबा ने किसी प्रॉपर्टी पर कब्जा किया हुआ था और उस प्रॉपर्टी को डी कंपनी के लोग अपना बता रहे थे और बाबा को उस प्रॉपर्टी को छोड़ने के लिए कह रहे थे। बाबा ने छोड़ने से मना कर दिया था। बस इतना सा ही झगड़ा था। मैं आपको ये बता दूं कि बाबा पर ऐसे कई बार इल्जाम लगे हैं कि उन्होंने कुछ प्रॉपर्टीज पर कब्जा किया हुआ है। मैं आपको ये भी बता दूं कि ईडी और सीबीआई ने 500 करोड़ रुपए का मनी लॉन्ड्रिंग का केस रजिस्टर किया हुआ है बाबा सिद्दीकी के खिलाफ। कितना भाई साहब? 500 CR। ईडी का यह कहना है कि बाबा ने 500 CR इंडिया से बाहर भेजा है। अब आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि बाबा के पास कितना पैसा होगा कि उसके पास 500 करोड़ रुपए बाहर भेजने के लिए थे। तो अगर किसी एक आदमी ने 500 CR देश से बाहर भेजा है,
ये मुझे नहीं पता भेजा है कि नहीं भेजा, ये तो ईडी कह रही है। तो अगर किसी आदमी के पास 500 CR बाहर भेजने के लिए हैं तो आप यकीन के साथ कह सकते हैं कि उसके पास इंडिया में कम से कम 5000 करोड़ रुपए होंगे। अब अगर मैं आपको ये बताने जाऊंगा कि 5000 करोड़ रुपए कहां से आए होंगे तो ये एक बहुत लंबी कहानी है, लेकिन मैं आपको ये बता सकता हूं कि बाबा सिद्दीकी का फादर घड़ियां रिपेयर करता था बांद्रा में ही, यानी कि एक घड़ी रिपेयर करने वाले का बेटा था बाबा सिद्दीकी, और बाबा सिद्दीकी ने कुछ ही सालों में इतनी दौलत इकट्ठा कर ली थी। अब जाहिर सी बात है, जब कुछ ही सालों में एक आदमी ने इतनी भारी दौलत जमा कर ली थी तो कुछ ना कुछ तो हैंकी पैंकी की होगी, और जब कुछ हैंकी पैंकी की होगी तो बहुत सारे लोग दुश्मन भी होंगे और कुछ बहुत बड़े लोग भी दुश्मन होंगे। तो अब मुंबई क्राइम ब्रांच छानबीन कर रही है, जानने की कोशिश कर रही है कि भाई वो क्या वजह थी जिसकी वजह से बाबा को खत्म किया गया, कौन वो इतना बड़ा दुश्मन था जिसने बाबा को खत्म कर दिया है। कुछ खबरों के मुताबिक ऐसा भी बताया जा रहा है कि बिश्नोई ने यह कबूल कर लिया है कि बिश्नोई ने ही बाबा को खत्म किया है, और उसकी वजह यह है कि वो सलमान का दोस्त है। मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई सच्चाई हो सकती है। अगर कोई किसी का दोस्त है तो इसकी वजह से कोई किसी को खत्म कर देगा, मुझे नहीं लगता कि इसमें बहुत ज्यादा सच्चाई है। मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि जो कुछ भी हुआ है शायद वो किसी प्रॉपर्टी को लेकर ही हुआ है, क्योंकि बाबा के पास ऐसी बहुत बड़ी बड़ी प्रॉपर्टीज हैं जिनके झगड़े चल रहे हैं। लेकिन अगर बिश्नोई ने कोई सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है और उसने कबूला है कि भाई हाँ हमने ही बाबा को खत्म किया है, तो बिश्नोई को अरेस्ट कर लेना चाहिए मुंबई क्राइम ब्रांच ने। बट ऐसा हो नहीं सकता, भले ही ये केस सीबीआई के पास हो, क्राइम ब्रांच के पास हो या पुलिस के पास हो, हिंदुस्तान की कोई भी एजेंसी या कोई भी पुलिस बिश्नोई से पूछताछ नहीं कर सकती। बिश्नोई गुजरात की साबरमती जेल में बंद है और होम मिनिस्ट्री का यह ऑर्डर है कि हिंदुस्तान की कोई भी एजेंसी या किसी भी प्रदेश की पुलिस उससे पूछताछ नहीं कर सकती। आप में से बहुत सारे लोग ये पूछेंगे कि भाई होम मिनिस्ट्री ने ऐसा ऑर्डर क्यों किया हुआ है। उसकी वजह यह है, होम मिनिस्ट्री ऐसा मानती है कि जो बिश्नोई है वो बेचारा बहुत शरीफ लड़का है, लोग उसका खामखाई यहां वहां नाम लेते रहते हैं पब्लिसिटी के लिए, तो उसको हरेस नहीं किया जाना चाहिए, उसको साबरमती जेल में राजा की तरह रहने दिया जाना चाहिए, उसको जिसको कॉल करनी है कर लेनी चाहिए, जो खाना है खा लेना चाहिए, मतलब उसकी जिंदगी ऐश में कटनी चाहिए। बिल्कुल ठीक है, ये होम मिनिस्ट्री का ऑर्डर बिल्कुल परफेक्ट है मेरे हिसाब से। अब बताइए एक आम आदमी की समझ में यह कैसे आ सकता है कि ये क्या है। एक कहावत है कि पॉलिटिक्स वहां से शुरू होती है जहां आम आदमी की सोच खत्म होती है, तो ये ऑर्डर भी एक ऐसा ऑर्डर है जो आम आदमी की समझ में नहीं आ सकता कि इसकी वजह क्या है। दोस्तों बिग बॉस 18 चालू हो गया है और इसी बिग बॉस में एक बंदा है जिसका नाम है आफरीन खान। बिग बॉस चालू होने के टाइम ऋतिक का एक वीडियो दिखाया गया था और उसमें ऋतिक ने बताया था कि ये आफरीन खान उसका माइंड कोच है, और सिर्फ ऋतिक रोशन का ही माइंड कोच नहीं है ये, बल्कि बॉलीवुड में और भी बहुत सारे लोगों का माइंड कोच है ये, और ये बिग बॉस में अपनी बीवी के साथ आया है। भाई साहब इन दोनों को मैं 3-4 दिन से बिग बॉस में देख रहा हूं और मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि ये दोनों बहुत बड़े मेंटल हैं। आफरीन की बीवी तो ऐसी खूंखार है कि शायद कोई भी आदमी उसके साथ एक हफ्ता भी जिंदगी नहीं गुजार सकता। तो अब आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर ऋतिक रोशन का माइंड कोच ये आफरीन खान है जो बहुत बड़ा मेंटल है, तो ऋतिक रोशन कितना बड़ा मेंटल होगा। मतलब एक मेंटल आदमी दूसरे मेंटल आदमी को अपना माइंड कोच रखे हुए है। अरे भाई साहब ऋतिक भाई कमाल के इंसान हो आप। भाई साहब माल ले लेकर आपका दिमाग पूरी तरह घूम चुका है। आफरीन खान क्या कोई भी आपके माइंड को ठीक नहीं कर सकता। भाई साहब ये जो माल की क्वांटिटी है थोड़ी कम करो, माल लेना बंद कर दो। माल लेना बंद कर दोगे तो आपका दिमाग अपने आप ठीक हो जाएगा, बात को समझो भाई। दोस्तों इसी फ्राइडे को आलिया भट्ट की फिल्म जिगरा रिलीज हो चुकी है, मैंने भी देखी है और मेरा रिव्यू है ये। फिल्म की कहानी एक बहुत ही थिन लाइन है। आलिया भट्ट है, उसका ब्रदर है। आलिया भट्ट का ब्रदर जेल में एक झूठे केस में बंद है। आलिया को अपने भाई को जेल से निकालना है, तो आलिया जाती है, जेल तोड़ती है और अपने भाई को आजाद करा लेती है। मतलब इतना आसान है किसी जेल को तोड़ना और भाई को आजाद कराना। तो आप मुझे बताइए कि भाई ये क्या कहानी है और इस पर क्या फिल्म बन सकती है, और अगर इस पर कोई फिल्म बनी है तो वो कितनी अच्छी हो सकती है। आलिया भट्ट ने हर सीन में जबरदस्त ओवर एक्टिंग की है। आलिया भट्ट के भाई ने भी जबरदस्त ओवर एक्टिंग की है, और जो इस फिल्म का डायरेक्टर है वो एक नंबर का उल्लू का पट्टा है, उसको डायरेक्शन का डी भी नहीं आता। डायरेक्टर ने एक घटिया किस्म का डायरेक्शन किया
है, घटिया किस्म की फिल्म बनाई है, घटिया तरीके से इस कहानी को कहा है। इस फिल्म में सिर्फ थ्रिलर है, एंटरटेनमेंट है जीरो, क्योंकि कॉमेडी और म्यूजिक बिल्कुल नहीं है। तो कहने का मतलब यह है कि यह फिल्म बिल्कुल वेस्ट ऑफ टाइम है, वेस्ट ऑफ मनी है। अगर आप इस फिल्म को देखने जाएंगे तो आपसे बड़ा बेवकूफ इस हिंदुस्तान में कोई दूसरा नहीं है। मेरी सलाह आपको यह है कि जिस थिएटर पर यह फिल्म दिखाई जा रही है उस थिएटर से कम 2 किलोमीटर दूर रहें। अगर करण जौहर और आलिया भट्ट फ्री में टिकट दे, पॉपकॉर्न दे, कोल्ड ड्रिंक दे, आने जाने का ट्रांसपोर्टेशन का पैसा भी दे, तब भी आप इस फिल्म को देखने ना जाए, क्योंकि जब आप थिएटर में जाएंगे तो इस फिल्म को देखते देखते आप पागल हो चुके होंगे। जब आप बाहर निकलेंगे तो आपको हॉस्पिटल में जाना होगा। तो जितने का टिकट है उससे 10 गुना पैसे आपके हॉस्पिटल में खर्च हो जाएंगे इलाज में। मैं इस वाहियात घटिया साल की सबसे खराब फिल्म को देता हूं हाफ स्टार, और मेरी बिजनेस रेटिंग भी रहेगी हाफ। मैं ऐसा समझता हूं कि यह फिल्म तकरीबन 30 CR का लाइफ टाइम बिजनेस कर सकेगी, यानी कि यह फिल्म सुपर डुपर डिजास्टर रहेगी। दोस्तों, कुछ दिनों पहले हिंदुस्तान के बहुत बड़े उद्योगपति रतन टाटा जी का इंतकाल हो गया था। मेरी तरफ से उनको श्रद्धांजलि, ऊपर वाला करे कि उनको स्वर्ग में जगह मिले। दोस्तों, ये बात तो मैं आपको कई बार बता चुका हूं कि तेलुगु फिल्मों के एक्टर रामचरण की एक भोजपुरी फिल्म आने वाली है जिसका नाम है गेम चेंजर। इसमें हीरोइन है कियारा एडवाणी। यह फिल्म दिसंबर में रिलीज होने वाली थी, लेकिन अब यह फिल्म दिसंबर में रिलीज नहीं हो रही है, बल्कि यह फिल्म 10 जनवरी 2025 को रिलीज होगी। उसकी वजह यह है कि रामचरण पुष्पा 2 के साथ अपनी फिल्म को रिलीज करना नहीं चाहता। पुष्पा 2 रिलीज होने वाली है क्रिसमस पर, और अगर रामचरण इस फिल्म के साथ अपनी फिल्म रिलीज करता तो सुपर डुपर डिजास्टर हो जाती गारंटी से। तो मेरे हिसाब से रामचरण का डिसीजन बिल्कुल ठीक है, पुष्पा 2 के साथ लड़ने में बिल्कुल फायदा नहीं था। दोस्तों, अनिल शर्मा की भोजपुरी फिल्म गदर 2 ने बहुत बड़ा बिजनेस किया था, 500 CR का बिजनेस किया था। यह फिल्म बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर रही थी। इस फिल्म को अनिल शर्मा ने अपने मीठे लौंडे के लिए बनाया था, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि इस फिल्म से इसके मीठे लौंडे को कोई फायदा नहीं हुआ। किसी ने उस लौंडे को हीरो माना ही नहीं। फिल्म के हिट होने का पूरा क्रेडिट सन्नी देओल को मिल गया। उस फिल्म के रिलीज होने के कुछ दिनों बाद अनिल शर्मा ने अपनी नई फिल्म का ऐलान किया था और उसकी शूटिंग चालू की थी। उसमें भी हीरो इसका मीठा लौंडाई है और नाना पाटेकर है। फिल्म की हीरोइन भी वही है जो गदर 2 में थी। इस फिल्म की शूटिंग खत्म हो चुकी है और इस फिल्म को कभी भी रिलीज किया जा सकता है। तो दशहरे पे अनिल शर्मा ने इस फिल्म के नाम का ऐलान किया है फिल्म की शूटिंग खत्म होने के बाद। फिल्म का नाम रखा गया है वनवास, और ये नाम बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि इस फिल्म के रिलीज होने के बाद अनिल शर्मा को भी डायरेक्शन छोड़कर वनवास जाना पड़ेगा। अनिल शर्मा के मीठे लौंडे को भी एक्टिंग छोड़कर वनवास जाना पड़ेगा। नाना पाटेकर साहब का कैरियर वैसे ही खत्म हो चुका है, थोड़ा बहुत बचा है, लेकिन इस फिल्म के बाद उनका कैरियर पूरी तरह खत्म हो जाएगा और उनको भी वनवास जाना पड़ेगा। और जो लोग गलती से इस फिल्म को देखने चले जाएंगे, इस फिल्म को देखने के बाद उनको भी घर बार दुकान मकान बेचकर वनवास जाना पड़ेगा और फिर रास्ता बचेगा नहीं। दोस्तों, बॉलीवुड की बांटने वाली एक्ट्रेस तृप्ति दिमरी एक फ्लॉप एक्ट्रेस साबित हो रही है। अरे यार, गंदा दिमाग, गंदी सोच। अरे वो बेचारी मिठाई बांटती है, गंदी गंदी बातें मत सोचा करो उसके बारे में। आप सभी जानते हैं कि इस लड़की के रणबीर कपूर की फिल्म एनिमल में 2-4 सीन थे, उन्हीं से ये फेमस हुई थी। और उस फिल्म के रिलीज होने के बाद इसको बहुत सारी फिल्में एज ए मेल लीड हीरोइन मिल गई थी। उनमें से 2 फिल्में रिलीज हो चुकी है, बैड न्यूज, विक्की विद्या का वीडियो। दोनों ही फिल्में फ्लॉप हो चुकी हैं। तृप्ति के लिए अच्छी बात यह है कि उसकी जो अगली फिल्म आने वाली है वो है भूल भुलैया 3, जो एक ब्लॉकबस्टर फिल्म रहेगी। और जब भूल भुलैया 3 ब्लॉकबस्टर हो जाएगी तो अगले 2 साल फिर से तृप्ति को फिल्में मिलती रहेगी, क्योंकि किसी भी एक्टर की एक फिल्म 2 साल में हिट होनी चाहिए, काफी है, बात खत्म, उससे ज्यादा की जरूरत नहीं है। और अगर तृप्ति अगले 2 सालों में 10 फिल्में और करेगी तो उन 10 में से फिर कोई ना कोई एक हिट हो जाएगी, फिर अगले 2 साल उसका कैरियर चलता रहेगा। कहने का मतलब यह है कि तृप्ति का कैरियर पटरी पर आ चुका है, तृप्ति करोड़पति बन चुकी है। अब तृप्ति रिटायर होने से पहले 400-500 करोड़ रुपए कमा ही लेगी, बात खत्म। दोस्तों, आप सभी जानते हैं हार्दिक पांड्या की एक्स वाइफ नताशा को, ये यूरोपियन लड़की है, तो जाहिर सी बात है मिठाई बांटने में इसको बिल्कुल कोई हिचक नहीं है। ये डेली किसी को भी मिठाई खिला सकती है, उसमें इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि यूरोप का कल्चर ऐसा ही है। यूरोप में मिठाई खाना खिलाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। यही वजह है कि नताशा मुंबई में भी ऐश करती है। अब नताशा ने एक रील डाला है, और वो रील किसके साथ है? एल्विश
उर्फ विश यादव, वही विश यादव जो सांपों का जहर बेचा करता है। और इस रील को देखकर लोग नताशा को ट्रोल कर रहे हैं। नताशा से कह रहे हैं कि कहां हिंदुस्तान की क्रिकेट टीम का कैप्टन हार्दिक पांड्या और कहां सांपों का जहर बेचने वाला विश यादव। थोड़ी तो मर्यादा रखिए, थोड़ी तो शर्म कीजिए। ये तो मैं आपको बता ही चुका हूं कि मुंबई के एक बहुत फेमस पॉलिटिशियन बाबा सिद्दीकी को खत्म कर दिया गया है उनके ऑफिस के सामने। 3 लोगों ने उन पर हमला किया था और वो ऑन द स्पॉट मर गए थे। अब उद्धव ठाकरे साहब मीडिया के सामने आए हैं और उन्होंने इस बारे में बात की है। उद्धव ठाकरे ने पूछा है कि पुलिस ने जिन 2 लोगों को पकड़ा है, बताया जा रहा है कि इन 2 लोगों ने ही बाबा को खत्म किया है। क्या वाकई ही उन दोनों ने ही हमला किया था? क्या वाकई ही उन दोनों ने ही खत्म किया था, या इन 2 लोगों को प्लांट किया गया है, यानी कि बाबा को खत्म किसी और ने किया है और 2 सीधे साधे लड़कों को पकड़ लिया गया है सिर्फ केस को सुलझाने के लिए? अब ये तो मैं नहीं कह सकता कि उद्धव ठाकरे साहब ऐसा क्यों कह रहे हैं। अगर पुलिस ये कह रही है कि भाई यही वो 2 लोग हैं जिन्होंने उन पर हमला किया था, तो शायद ये वही 2 लोग होंगे। लेकिन उद्धव ठाकरे साहब को डाउट है कि शायद ये वो 2 लोग नहीं है। इसका मतलब शायद उद्धव ठाकरे साहब ऐसा सोच रहे हैं कि किसी और ने उन्हीं की टीम से उनको खत्म किया है और पकड़ा किसी और को गया है। अब ये जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन होगी आगे आगे पता चलता जाएगा। आलिया भट्ट की फिल्म जिगरा फ्राइडे को रिलीज हो चुकी है। रिलीज होने से पहले बताया जा रहा था कि ये फिल्म बहुत बड़ी हिट होने वाली है, लेकिन ये फिल्म सुपर डुपर डिजास्टर हो गई है। इस फिल्म ने पहले दिन बिजनेस किया था तकरीबन 4 करोड़ रुपए का, दूसरे दिन बिजनेस किया तकरीबन 6 करोड़ रुपए का, तीसरे दिन बिजनेस किया तकरीबन 7 करोड़ रुपए का, यानी कि वीकेंड हो गया तकरीबन 17 सीआर का। और इसका मतलब यह हुआ कि लाइफ टाइम बिजनेस होगा मैक्सिमम 35 टू 40 सीआर का। इसका मतलब यह हुआ कि यह फिल्म सुपर डुपर डिजास्टर हो गई है। इसी फ्राइडे को दूसरी फिल्म रिलीज हुई थी, राजकुमार राव तृप्ति दिमरी की विक्की विद्या का वो वाला वीडियो, और इस फिल्म ने भी कोई बढ़िया बिजनेस नहीं किया है। पहले दिन इस फिल्म का बिजनेस था तकरीबन 5 करोड़, दूसरे दिन इस फिल्म का बिजनेस था तकरीबन 6 करोड़ और तीसरे दिन इस फिल्म का बिजनेस था तकरीबन 7 करोड़, यानी कि वीकेंड बिजनेस हो गया तकरीबन 18 सीआर का। इसका मतलब यह हुआ कि फिल्म लाइफ टाइम बिजनेस 50 सीआर से ज्यादा का नहीं कर सकती। और मेरे ख्याल में राजकुमार राव की फिल्म का 50 सीआर बहुत बड़ा बिजनेस है। मेरे हिसाब से यह फिल्म सुपर हिट है, क्योंकि मेरे हिसाब से राजकुमार राव का इतना ही स्टारडम है, इतनी ही बड़ी फैन फॉलोइंग है, वो इतना ही बड़ा स्टार है कि अगर उसकी फिल्म 25 से 30 करोड़ का बिजनेस करती है तो फिल्म हिट मानी जानी चाहिए, और अगर उसकी ये फिल्म 50 सीआर का बिजनेस करती है तो इस फिल्म को सुपर हिट माना जाना चाहिए। दोस्तों, अनन्या पांडे ने फिर से एक कंट्रोवर्शियल बयान दिया है। अनन्या ने बताया है कि हीरोइन बनने से पहले उसकी ऐसी आदत थी कि दिन भर में वो जो भी करती थी वो रिकॉर्ड करती थी, जो भी खाती थी वो रिकॉर्ड करती थी, लेकिन उसने वो वीडियोस कभी भी रिलीज नहीं किए। अनन्या ने बताया कि उस वक्त आर्यन खान हमें धमकी दिया करता था कि या तो मेरा ये काम करो, अगर नहीं करोगे तो मैं तुम्हारे वीडियो सोशल मीडिया पर रिलीज कर दूंगा। मैं आपको ये बता दूं कि चंकी पांडे के बच्चे शाहरुख खान के घर में ही बड़े हुए हैं, मतलब तकरीबन 18-20 साल की उम्र तक चंकी पांडे की पूरी फैमिली शाहरुख खान के घर में ही रहती थी, बच्चे भी, वाइफ भी और चंकी पांडे भी। तो अब मैं गारंटी से ये नहीं कह सकता कि अनन्या पांडे वाकई ही सिर्फ उन्हीं वीडियोस के बारे में बात कर रही है या कुछ और वीडियोस के बारे में बात कर रही है। आर्यन अनन्या को धमकी देता था उसी के वीडियो रिलीज करने के लिए, या कोई और ऐसे वीडियोस है जिनको वो रिलीज करने की धमकी देता था? अब ये बयान तो अनन्या ने खुद ही दिया है, उसी को पता है कि भाई वो किन किन वीडियोस के बारे में बात कर रही है। मुझे तो पता नहीं, मैं तो सिर्फ इमेजिन कर सकता हूं, अंदाजा लगा सकता हूं। 10वीं फेल आलिया भट्ट ने एक बार फिर से कंट्रोवर्शियल बयान दे दिया है। आलिया भट्ट ने मीडिया के सामने कहा है कि मैं रणबीर के साथ 1-2 बच्चा और पैदा करना चाहती हूं। अब इस बयान के बहुत सारे मतलब निकाले जा सकते हैं। आलिया का इस बयान से क्या मतलब है मैं समझ नहीं पाया हूं, क्योंकि अगर आलिया ऐसा कह रही है कि मैं रणबीर के साथ 1-2 बच्चे और पैदा करना चाहती हूं, तो उसके बाद वो क्या करने वाली है? क्या किसी और के साथ रहने वाली है? उसके बाद क्या वो किसी और के साथ बच्चे पैदा करना चाहती है? क्योंकि मेरे ख्याल में ये बयान ऐसे होना चाहिए था कि भाई मैं अपनी जिंदगी में बहुत खुश हूं और 1-2 और बच्चे पैदा करना चाहती हूं, लेकिन उसने जोर देकर कहा कि मैं रणबीर कपूर के साथ 1-2 बच्चे और पैदा करना चाहती हूं। अब आज तो आलिया भट्ट के इस बयान से हम कुछ अंदाजा ही लगा सकते हैं, आने वाले वक्त में पता चलेगा कि आलिया के इस बयान का क्या मतलब था। 2.5 फीट 3 इंच हाइट वाले, 50 किलो वजन वाले बटले वरुण धवन की फिल्म बेबी जॉन क्रिसमस पर रिलीज होने वाली है। वरुण के छोटे छोटे हाथ हैं, छोटे छोटे पैर हैं, लेकिन भाई साहब को एक्शन हीरो बनना है।
एक्शन फिल्में कर रहा है। वरुण धवन ने बेबी जॉन इसलिए की क्योंकि उसका ऐसा मानना है कि अगर वो एक्शन फिल्म करेगा तो वो भी शाहरुख खान बन जाएगा। अरे भाई साहब कुछ तो मर्यादा रखिए। अब बेबी जॉन के विलन का ऐलान हो गया है, एक टीजर रिलीज किया गया है, दिखाया गया है कि इस फिल्म का मेन विलन है जैकी श्रॉफ, और जैकी श्रॉफ का जो लुक है वो बहुत ही खूंखार है। कहने का मतलब यह है कि इस फिल्म में टक्कर होगी बटले वरुण धवन और जैकी श्रॉफ की। और इस फिल्म को डायरेक्ट किया है कल्लुओं के कल्लू एटली ने। एज ए डायरेक्टर नाम दिया गया है एटली के किसी असिस्टेंट का, लेकिन डायरेक्शन इस भाई ने खुद ही किया है। अब ये तो क्रिसमस पर जब ये फिल्म रिलीज होगी तभी पता चलेगा कि ये फिल्म कैसी है, लेकिन मैं कुछ अंदाजा अभी से लगा सकता हूं, और वो अंदाजा मेरा ये है कि ये फिल्म बहुत ही वाहियात किस्म की फिल्म होगी। क्योंकि बटला वरुण धवन एक्शन हीरो कैसे लगेगा भाई, मुझे बताओ तो सही। दोस्तों कुछ दिनों पहले अक्षय कुमार की फिल्म हेरा फेरी 3 का ऐलान हुआ था, फोटोशूट भी हुआ था। बताया जा रहा था कि जल्दी ही इस फिल्म की शूटिंग चालू हो जाएगी, लेकिन फिर इस फिल्म की शूटिंग चालू नहीं हुई थी कुछ झगड़ों की वजह से। अब इस फिल्म के निर्माता फिरोज नडियाडवाला ने बताया है कि भाई उन्होंने सबके पैसे दे दिए हैं जिनको जो देना था, और अब इस फिल्म के सारे राइट्स उनके पास आ गए हैं। अब किसी का भी इस फिल्म से कोई लेना देना नहीं रहा है, और अब वो जल्दी ही इस फिल्म को शुरू करने वाले हैं। मैं आपको बता दूं कि फिरोज भाई अक्षय के साथ वेलकम 3 भी बना रहे हैं, जिसकी शूटिंग चालू है। यह फिल्म इसी साल रिलीज होने वाली थी, लेकिन यह फिल्म कंप्लीट नहीं है तो इस साल रिलीज नहीं होगी। इसका मतलब यह हुआ कि यह फिल्म भी कभी 2025 में रिलीज होगी। अक्षय कुमार भी कई फिल्में साइन कर चुका है जिनको उसने खत्म करना है। तो मेरे ख्याल में अगर हेरा फेरी 3 किसी तरह चालू हो भी सकी तो 2025 में ही चालू हो पाएगी, 2024 में तो बिल्कुल चालू नहीं हो पाएगी, यह गारंटी है। दोस्तों अगर आपने आज का वीडियो देखा है तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलना, कमेंट्स करके जरूर बताना कि आज का वीडियो आपको कैसा लगा। टेक केयर दोस्तों, टाटा बाय बाय, लव यू, जय हिंद, सत्यमेव जयते।